There are four methods of measuring elasticity of demand. मांग की लॉच को या मांग की कीमत लॉच को मापने की चार रीतियां हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। देयर आर फोर मेथड्स टू मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, टोटल आउटले मेथड, आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हैं। कुल व्यय रीति, प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्शल। सेकंड इज पॉइंट मेथड, बिंदु रीति, इसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी, बिंदु लॉच भी कहते हैं। थर्ड है आर्क इलास्टिसिटी, चाप लॉच। और आखिरी है परसेंटेज मेथड, ये एक फ्लक्स अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनके द्वारा प्रोपाउंडेड है। इस तरह से ये चार विधियां हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्शल, टोटल आउटले मेथड को डिस्कस करेंगे। ये टोटल आउटले मेथड, इन दिस मेथड the price of a commodity in question and total outlay or expenditure incurred on that commodity are compared। वस्तु का मूल्य और वस्तु पर किए जाने वाला जो कुल व्यय है, इन दोनों की हम आपस में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जब कंपेयर करते हैं तो तीन रिजल्ट निकल सकते हैं। देखिए, आपने 5 डिग्रीज पढ़ी हैं, उनमें से एक तो इन्फिनिटी जो इलास्टिसिटी है उसको छोड़ दीजिए, और एक जो जीरो इलास्टिसिटी है उसको छोड़ दीजिए। रियली जो प्रैक्टिकल जो बात है, जो व्यवहारिक जो रीतियाँ, जो इसके जो डिग्रीज हैं वो तीन ही है। एक यूनिटरी इलास्टिसिटी है, दूसरी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी है, और तीसरी लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी है। ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी एंड यूनिटरी, मतलब इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। ये तीन मुख्य मांग की कीमत लॉज की श्रेणियाँ होती हैं। तो जब हम टोटल आउटले और प्राइस का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो तीन रिजल्ट निकल सकते हैं। When rise and fall in price does not affect the total expenditure and it remains constant, then the elasticity of demand will be called as unitary। वस्तु का मूल्य चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, जब उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि में कोई चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहती है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर कहलाती है। जैसे कि डायग्राम हमने बनाया है, ये वाई एक्सिस पर प्राइस और एक्स एक्सिस पर टोटल आउटले हमने दिखलाया है। अब तक एक्स एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स, वस्तु की मात्रा शो करते रहे हैं। अब हम टोटल प्राइस और टोटल आउटले का कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी नहीं है। तो प्राइस OP1 है, तो भी अगर आप ऐसे आएंगे, ये टोटल आउटले लाइन है, तो OP1 प्राइस पर भी टोटल आउटले ये इतना होगा। अब अगर मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो जाए तो भी टोटल आउटले कांस्टेंट रहेगा, और इस तरह से प्राइस इंक्रीज होते हुए OP2 हो जाए तो भी टोटल आउटले कांस्टेंट ही रहेगा। तो चाहे प्राइस डिक्रीज हो या प्राइस इंक्रीज हो, ये एक रेंज ऐसी है जिसमें टोटल आउटले
स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसी जो रेंज है उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो यूनिटरी इलास्टिसिटी कहलाती है। इफ देयर इज negative relation between price and total outlay incurred on that commodity, then the elasticity will be greater than unitary. When there is negative relationship between price and total expenditure incurred, negative relations mean if price increases, then total expenditure will decrease, and if price decreases, then total expenditure will increase. वस्तु के मूल्य के बढ़ने पर उस पर किए जाने वाला कुल व्यय घट जाए और वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय बढ़ जाए। दोनों एक दूसरे के जो विपरीत दिशा में चलते हों, इनमें विपरीत संबंध हो, ऋणात्मक संबंध हो, तो मांग की लोच इकाई से अधिक कहलाती है। जैसे ये OP2 प्राइस पर टोटल आउटले अपना इतना है यहाँ। अब अगर प्राइस इंक्रीज भी होती है तो टोटल आउटले कम हो गया। OP3 हुई, आप देख रहे हैं टोटल आउटले ये और कम हो गया, इस साइड में आ रहा है। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ये मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। और नेचुरली अब थर्ड जब आप देखेंगे, when there is positive relationship between price and total expenditure incurred on that commodity, the elasticity will be less than unitary. जब वस्तु के मूल्य में और उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, एक ही दिशा की ओर जब दोनों चलते हैं तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब मूल्य घटे साथ में टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाए, और मूल्य बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए। जैसा कि इस डायग्राम में है, एट OP1 प्राइस ये टोटल आउटले है। अब अगर प्राइस घटकर जैसे OP4 हो गई तो आप देखेंगे कि टोटल आउटले भी कम हो गए, और आप प्राइस को कम करेंगे टोटल आउटले और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी टोटल आउटले बढ़ता जाएगा, या प्राइस घटेगी तो टोटल आउटले घटता जाएगा। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ये मांग की लोच इकाई से कम कहलाती है। तो इन चार मेथड में से एक मेथड टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित किया है, उसके अंतर्गत मांग की लोच ज्ञात करते हैं। और इस विधि में वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि को, अमाउंट को ध्यान में रखा जाता है, और तब 3 रिजल्ट आते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का जब वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो EP = 1। जब मूल्य में परिवर्तन का वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय पर नेगेटिव प्रभाव पड़े तो ये EP > 1। और अगर मूल्य में परिवर्तन का कुल व्यय पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े, एक ही दिशा में प्रभाव पड़े, तो ये <<1। ये 3 टाइप जो हैं, 3 रिजल्ट हमारे इस फर्स्ट मेथड में निकलते हैं।
सेकंड मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी, बिंदु रीति। आपने पढ़ा है कि जब मांग पूर्णतया लोचदार हो तो डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल होता है। अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल शेप का होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर कंफर्टेबल गुड्स है, यूनिटरी इलास्टिसिटी है, तो डिमांड कर्व 45 डिग्री के एंगल पर होता है। अगर ये ग्रेटर देन यूनिटरी है, हाईली इलास्टिक डिमांड है, और लग्जरी गुड्स में जिसे हम मानते हैं, तो जो डिमांड कर्व होगा वो मोर स्टीप टू राइट होगा। और अगर नेसेसरी गुड्स है तो जो उसकी इलास्टिसिटी है वो लेस देन यूनिटरी होती है और डिमांड कर्व मोर स्टीप टू लेफ्ट होता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस तरह से डिमांड कर्व की शेप के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर हम मांग की लोच ज्ञात नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर जो इलास्टिसिटी है वो अलग अलग होती है, और इसलिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर जब हम मांग की लोच का मेजरमेंट करते हैं, उसे ज्ञात करते हैं, तो इसे पॉइंट इलास्टिक डिमांड या पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। ये पॉइंट मेथड है। इसका एक फार्मूला है, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाई अपर सेक्टर। आप किसी भी डिमांड कर्व पर अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो एक डिमांड कर्व, सपोज ये डीडी डिमांड कर्व है, तो आपको इस डीडी डिमांड कर्व के लिए एक टेंजेंट पॉइंट पर एक नया डिमांड कर्व आपको डिमांड लाइन ड्रा करनी है। सी पॉइंट इज द टेंजेंट पॉइंट। ये एक ए बी हमने एक नई लाइन ड्रॉ की है। इस सी पॉइंट पर समझ लो ये मिडिल पॉइंट है, इस पर OP1 प्राइस है एंड OQ1 इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपको इस ए बी कर्व को, डिमांड लाइन को आप समझने के लिए एक बार अलग निकाल लें। अब ये सी पॉइंट मिडिल पॉइंट था और हमने एज्यूम कर लिया कि एक इंच की डिस्टेंस पर ये डिफरेंट पॉइंट सिचुएटेड है। सपोज ए बी इज ए डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 6 इंचेज एंड this demand curve is divided in 6 part of 1 inch each। तो जैसे C से D का डिस्टेंस या दूरी, D से E का, E से B का, इस तरह से एक एक इंच की दूरी पर ये डिफरेंट पॉइंट सिचुएटेड हैं। इन डिफरेंट पॉइंट्स पर मांग की लोच अगर ज्ञात करनी है तो अब उसके लिए इस विधि के अनुसार, पॉइंट मेथड के अनुसार आपको एक फार्मूले का यूज करना है। EP मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। फार्मूला है लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। सपोज इस C पॉइंट पर आपको डिमांड की इलास्टिसिटी ज्ञात करनी है, तो इसका लोअर पॉइंट, लोअर सेक्टर मतलब CB अपॉन अपर सेक्टर CA। तो CB अपॉन CA, और ये एक एक इंच के डिस्टेंस पर था और ये टोटल इसकी लेंथ 6 इंच है, तो ये 3 इंच इसका लोअर सेक्टर हुआ और 3 इंच ही अपर सेक्टर हुआ। तो लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर मतलब 3 इंच डिवाइडेड बाई 3 इंच इज इक्वल टू 1। 1 मीन्स यूनिटरी, मांग की लोच इकाई के बराबर। तो कोई भी मांग रेखा हो, कोई भी डिमांड कर्व हो, उसके मिडिल पॉइंट पर हमेशा मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अब जैसे जैसे आप लोअर पॉइंट पर जाएंगे, सपोज आप डी पॉइंट पर आए, तो लोअर सेक्टर है DB अपॉन अपर सेक्टर है
सॉरी, लोअर सेक्टर है डी बी अपॉन अपर सेक्टर है डी ए। ये लोअर सेक्टर 2 इंच है और अपर सेक्टर 4 इंच है, तो 2 इंच डिवाइडेड बाई 4 इंच रिजल्ट आएगा 0.5, 0.5। तो आप अब ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आप मिडल पॉइंट से नीचे की ओर जाएंगे, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम, लेस देन यूनिटरी होती जाएगी। इसीलिए डी पॉइंट पर ई पी लेस देन 1, फिर ई पी, ये ई पॉइंट पर भी ई पी लेस देन 1। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ कि मिडल पॉइंट से नीचे के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम होती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे इस मिडल पॉइंट से, सपोज आप एफ पॉइंट पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं, तो लोअर सेक्टर एफ बी ये 4 इंच है अपॉन एफ ए ये 2 इंच है, तो 4 इंच डिवाइडेड बाई 2 इंच लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, तो रिजल्ट आएगा 2 जो कि 1 से ज़्यादा है। तो एफ बिंदु पर ई पी ग्रेटर देन 1 होगा, और जैसे जैसे आप इस मिडल पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे मांग की लोच इकाई से अधिक होती जाएगी। तो 3 रिजल्ट निकले। नंबर 1, किसी भी डिमांड कर्व पर उसकी शेप कैसी हो, इस मेथड के अनुसार उसके मिडल पॉइंट पर हमेशा इलास्टिसिटी यूनिटरी होगी, ई पी इक्वल्स टू 1 होगी। मिडल पॉइंट से नीचे के प्रत्येक पॉइंट पर मांग की लोच इकाई से कम होगी, ई पी लेस देन 1 होगी, और मिडल पॉइंट से ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, ई पी ग्रेटर देन 1 होगी। अब अगर आप और ऊपर की ओर जाएंगे तो इस ए पॉइंट पर इसी फार्मूले के हिसाब से ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत मांग की लोच होगी, जहां वाई एक्सिस को डिमांड लाइन टच करती है, और अगर आप इसको एक्स एक्सिस पर टच करेंगे, ओ एक्स रेखा को टच करेंगे, तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ ई पी इक्वल्स टू 0 होगी। तो एक ही मांग रेखा पर मांग की लोच अनंत भी है, 0 भी है, इकाई के बराबर भी है, इकाई से कम भी है, इकाई से अधिक भी है। जब वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में छोटे परिवर्तन होते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं, व्हेन चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड आर माइनर, छोटे छोटे परिवर्तन हो, तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि हमें पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट करना चाहिए। और अगर ये बड़े परिवर्तन हो तो फिर एक तीसरा मेथड और है जिसे हम चाप लोच रीति या सिर्फ चाप लोच आर्क इलास्टिसिटी मेथड कहते हैं, वो इसके बाद हमें करना है।
मांग की कीमत लोच को मापने की जो तीसरी विधि है उसे हम चाप लोच, आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। When change in quantity demanded and price are very large, जब वस्तु के मूल्य में और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में बड़े चेंजेज हों, बड़े परिवर्तन हों, तो मांग की लोच जिस विधि से मापनी चाहिए उसे चाप लोच रीति कहते हैं, आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। और आर्क इलास्टिसिटी का मतलब, जैसे ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ये जो सीढ़ियां बनती हैं, जो स्टेयर्स बनते हैं, ऐसे जो ट्रायंगल बनता है, ये चाप है। आपने पॉइंट मेथड में पढ़ा है कि किसी डिमांड कर्व के स्पेसिफिक पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल E1 पॉइंट, इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होगी, E2 पॉइंट, इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होगी। लेकिन अगर E1 और E2 के बीच में मांग की लोच कितनी है, इन बिटवीन टू पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन ए डिमांड कर्व, then it is called arc elasticity। और ये कब इस विधि से मांग की लोच ज्ञात करनी चाहिए, जब कीमत के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में बड़े परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापना चाहिए। बड़े परिवर्तन हो तो आर्क इलास्टिसिटी से। इसके लिए एक फार्मूला है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 अपॉन P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। अब ये Q1 Q2 क्या है, आपको रिप्रेजेंट करना है। Q1 स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी, Q2 न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। इसी ढंग से P1 stands for original price before change and P2 means new price after change। ये चार आपको रिप्रेजेंट करना है। तो P1 stands for original price, P2 stands for new price, Q1 stands for original quantity demanded and Q2 stands for new quantity demanded। इस फार्मूले को अपने अप्लाई करें। आप इसको इस ढंग से लिख दें और या इस ढंग से लिख दें, बात एक ही है। एक एग्जांपल मैंने छोटा सा लिख दिया है। सपोज प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज P1 ₹2 पर यूनिट एंड आफ्टर चेंज न्यू प्राइस जो है P2 वो है ₹4 पर यूनिट। एट ₹2 100 यूनिट्स आर डिमांडेड, ये Q1 है, ओरिजिनल क्वांटिटी है। एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू ₹4 पर यूनिट देन डिमांड will decreases to 40 यूनिट्स पर यूनिट। मैं बार बार कहता हूँ कि नेगेटिव रिलेशन जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको तो आपने ध्यान में रखना ही है। और इसीलिए कोई भी जब रिजल्ट आप इन डिफरेंट फार्मूला जो है उनके मदद से कैलकुलेट करते हैं, जो रिजल्ट आता है तो वो हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी में माइनस में ही आएगा। ऐसे में आप रिजल्ट के साथ माइनस लगाएं न लगाएं, ये अंडरस्टूड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये आप इस फार्मूला जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है, Q1 100 यूनिट्स माइनस 40, ये Q2 न्यू क्वांटिटी, और इसी तरह से इसको हमने प्लस कर दिया 100 प्लस 40 इनटू ये जो हमने फार्मूला लिखा है, ये जो पलटेगा तो P1 ये ₹2 है प्लस 4 ये P2 न्यू प्राइस है। इसी ढंग से 2 माइनस 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा 1.3। और ये बार बार आप पढ़ चुके हैं कि इफ EP इज इक्वल टू 1
एक तो ये यूनिटरी इलास्टिसिटी कहलाती है, दूसरा EP लेस देन 1, ये लेस देन यूनिटरी कहलाती है, और थर्ड है EP ग्रेटर देन 1, ये इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी, जिसको आप हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 अकॉर्डिंग टू आर्क इलास्टिसिटी। मतलब E1 से E2 के बीच अगर हम आए हैं, या यूं कहिए कि प्राइस P1 से घटकर जब P2 हुई तो डिमांड Q1 से बढ़कर Q2 हो गई, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.3 है, एक से ज़्यादा आंसर है। तो इसे हम EP ग्रेटर देन 1 या EP ग्रेटर देन यूनिटरी के नाम से पुकारेंगे। और अभी एक फोर्थ मेथड आपका और बाकी है, परसेंटेज मेथड, प्रतिशत रीति। And this is the last method to measure the price elasticity of demand, percentage method, प्रतिशत रीति। इकोनॉमिस्ट हैं फ्लक्स, परसेंटेज मेथड बाई फ्लक्स, FLUX। इसका एक फार्मूला है बड़ा सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, इसको विभाजित करना है वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। और तब बार बार अपने पहले भी पढ़ा है, देयर में भी 3 रिजल्ट्स, EP इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। या तो मांग की लोच इकाई के बराबर आएगी, या इकाई से अधिक आएगी, या इकाई से कम होगी। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि प्राइस अगर ₹10 पर यूनिट है तो 100 यूनिट्स की डिमांड है। सपोज प्राइस डिक्रीजेज टू ₹5 पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज टू 150 यूनिट्स, देन व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये यूनिट्स है और ये रुपीज में है, प्राइस है। तो आप देख रहे हैं 10 से 5 रुपीज पर यूनिट प्राइस हुई है, तो ये 50% है। ठीक इसी प्रकार से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 से बढ़कर 150 यूनिट्स हुई है, मतलब ये 50% इंक्रीज है। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसी को आप इस फार्मूले से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50%, ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है, एंड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी 50% है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। 1 का मतलब यूनिटरी, मांग की लोच इकाई के बराबर, अर्थात जितना प्रतिशत वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, जब उतना ही प्रतिशत वस्तु की मांग में परिवर्तन हो तो इसे मांग की लोच इकाई के बराबर कहते हैं। ऐसा ही कोई एक और एग्जाम्पल देकर आप मांग की लोच इकाई से अधिक, और एक तीसरा एग्जाम्पल देकर मांग की लोच इकाई से कम को भी कैलकुलेट कर बता सकते हैं।
तो इस प्रकार आपने मांग की लोच को मापने की 4 विधियां, मेथड्स टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। फर्स्ट, टोटल आउटले मेथड propounded by Professor Marshall. Second, point method, when due to change in price there are minor changes in quantity demanded, we should measure the price elasticity of demand on the basis of point method. And if there are major changes in quantity demanded, large changes in quantity demanded, then we should measure the price elasticity demand by arc elasticity. और ये फोर्थ मेथड है परसेंटेज मेथड बाय फ्लक्स। तो अब एक कुछ अलग अलग वीडियोस में, और आपने शुरू से लेकर आखिर तक, मैं 2 मिनट में इसको रिपीट कर देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, परिमाणात्मक या मात्रात्मक कथन है जो यह बतलाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर कितना प्रभाव पड़ेगा, हाउ मच अफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंजेस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। यह है मांग की लोच। मांग की लोच को ही हम कीमत लोच कहते हैं। और ये कीमत लोच 5 इसकी श्रेणियां होती है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब पूर्णतया बेलोचदार। पहले वाली को आप अनंत मांग की लोच, और अभी जो दूसरी मैंने बोली उसे शून्य मांग की लोच भी कह सकते हैं। इनके बीच की 3 दशाएं हैं। एक है अनुपातिक लोचदार, EP इक्वल्स टू यूनिटरी, मांग की लोच इकाई के बराबर। एक है मांग की लोच इकाई से अधिक, EP ग्रेटर देन यूनिटरी। और अंतिम है EP लेस देन 1, मांग की लोच इकाई से कम। जो EP इक्वल्स टू 1 है वो कंफर्टेबल गुड्स में पाई जाती है, जो ग्रेटर देन 1 है वो लग्जरी गुड्स में होती है, और जो लेस देन 1 है वो नेसेसिटीज में होती है। अब कौन सी वस्तु नेसेसरीज में आएगी, कौन सी कंफर्टेबल में आएगी, कौन सी लग्जरी होगी, ये उपभोक्ता के हिसाब से, समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से बदल सकती है। कोई एक थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। और उसके बाद मांग की लोच को मापने की 4 रीतियाँ, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क इलास्टिसिटी एंड परसेंटेज मेथड बाय फ्लक्स। एक फुल क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, टुकड़ों में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे आपको मैं पहले बतला चुका हूँ। 7 मार्क्स का आर्ट्स वालों के लिए, 8 मार्क्स का बीकॉम पार्ट फर्स्ट वालों के लिए, और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 500 वर्ड्स में आंसर देना है, आर्ट्स वालों के लिए 15 मार्क्स का, और बीकॉम पार्ट फर्स्ट वालों के लिए 20 मार्क्स का। ये तय है कि लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड एनालिसिस में से आपको हर हालत में बहुत अच्छे मार्क्स का, मोर देन 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपको डिमांड एनालिसिस में एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलता है। सॉरी, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद मैं जैसे पहले आपको बतला चुका हूँ, मार्केट की 2 मेन फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बताने लायक हैं, लेकिन अभी आप बीकॉम पार्ट फर्स्ट या BA पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, उसी लिमिट तक मैंने कोशिश की है आपको बतलाने के लिए, समझाने के लिए। बहुत डिटेल में हम 1 महीने तक सिर्फ डिमांड एनालिसिस को डिस्कस कर सकते हैं फिलहाल इन परिस्थितियों में। और बीकॉम पार्ट फर्स्ट या BA पार्ट फर्स्ट के लेवल को देखते हुए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे नए वीडियो में, नए लेक्चर में हम सप्लाई के बारे में, है ना, सप्लाई क्या होती है, फिर लॉ ऑफ सप्लाई, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जस्ट अपोजिट है डिमांड के, और आपको याद रखने में भी सुविधा होगी। फिलहाल इतना ही। कोरोना से बचे रहिए, हाथ धोते रहिए, और ईश्वर से, गॉड से, रब से आप क्या बोलते हैं, प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए कि जल्दी ही हम क्लास में आकर आमने सामने बैठकर
बात करने योग्य हो सकें। थैंक यू वेरी मच।